सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा थारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। अब तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कि आपका दिन जो है खैर बरकत और सलामती वाला गुजरे। बिल्कुल ऐसी अभी इकरा सुबह आई और इकरा ने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बहुत ही बेहतरीन है, हमसारों के मसले से भी जुड़ा हुआ है और अगर देख लिया जाए तो बड़ा रूहानी भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं वो हमजा से जो शेयर करती हूँ वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं किताब पढ़ी थी तो उस किताब में मतलब हदीस का हवाला दिया हुआ था। जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है नींद का, और अक्सर हम लोग लेटते हैं, हम लोगों को नींद ही नहीं आ रही होती, हम काफ़ी देर तक लेटे रहते हैं, घंटा गुजरता है, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल का शिकार रहते हैं। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें हदीस का जो हवाला दिया था उसमें लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते हैं तो फिर वो दायां हाथ अपनी गाल के नीचे रख कर दाईं करवट पर लेट कर और फिर सोने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं तो हम क्यों ना अपना के देखें। तो जब मैंने किया तो मुझे फ़ौरन नींद आ गई और पुरसुकून नींद आई। और मतलब हमजा अगर तकरीबन मेरा हाल है 25 मिनट मेरा हाल है मैं सोई होंगी, मतलब जैसे हम नैप लेते हैं दोपहर में तो मैं वो 25 मिनट ही सोई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जैसे बहुत ज़्यादा सो लिया और मैं उठी हूँ बहुत फ्रेश होके। तो ये अगर हम नियत ही कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के ऊपर इस तरह से किया तो हम उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हों तो हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक एक तो आपका मसला हल हो गया ना कि आपको नींद पुरसुकून आ रही है और इकरा ने एक्सपीरियंस किया इसलिए इकरा ये शेयर भी कर रही है। दूसरा, जब आप ये सोच रहे हैं कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने अमल करना है तो वो कितना बड़ा सवाब है और आपको वो सवाब भी मिल रहा है। तो जी बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो इकरा ने हमारे साथ शेयर की है। हम सारों के जो मसाइल हैं, अब आप ये सोच के यकीनी तौर पर जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मतलब उनका तरीक़ाकार था, उन्होंने हमें ये तालीमात दी हैं, हम जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं छोटी छोटी बातें उससे बड़े फ़र्क आते हैं तो उसमें हमें कितना ज़्यादा सवाब मिल रहा होगा, हम लोगों की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो रही होगी, आरामदेह हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और साथ ही साथ हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल कर रहे होंगे। चलें जी, अब इकरा ने तो किया है, हम लोगों ने कोशिश की। खबर भी हमजा ने मुझसे शेयर की थी, वो भी बहुत अच्छी खबर। हाँ, रात को मतलब फ़वाद साहब ने जो है ट्वीट की थी कि 3 अच्छी खबरें, उनमें से एक जो सबसे बेहतरीन और अच्छी खबर थी वो ये थी कि सऊदी अरब अब जा सकेंगे 1 दिसंबर से लोग। और पहले हम जाते थे यहाँ से, जिन्होंने जाना था वो डायरेक्टली नहीं जा पा रहे थे, किसी और मुल्क में करंतना करना पड़ता था, फिर वहाँ से जाना होता था। अभी जाएंगे, करंतना करना होगा सऊदी अरब में, 5 रोज़ का करंतना होगा। नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो 5 दिन का करंतना है इसकी शर्त को भी किसी तरह से ख़त्म करवा लें, लेकिन साइनोफार्म और साइनोवैक जिन्होंने लगवाई है उनको बूस्टर डोज लगवानी होगी जाने बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक अच्छी खबर थी जो कि आप सबने सोचा कि शेयर भी करें, क्योंकि ख़ास तौर पर सऊदी अरब जाने के लिए जितने भी पाकिस्तानी हैं वो उम्रे के लिए या कई इकामा होल्डर्स बहुत परेशान थे। हाँ, वो काफ़ी परेशान थे, तो अब उनकी परेशानी जब वो दूर होगी और वो बासानी जा भी सकते हैं। चलें जी, जुमे का रोज़ है, मुबारक रोज़ है और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की, जिन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत में डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हुआ है। चलिए जी, ये तो अच्छी खबर सामने आ गई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य समी खान ने कहा है कि हड़ताल अवाम की परेशानी को देखते हुए ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर की अगर हम बात करें तो मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद थे, जिसकी वजह से आवाम को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, जहाँ पेट्रोल दस्तयाब था वहाँ पर भी लंबी कतारें लगी हुई थी। पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हुई है। अगर हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें, सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे और लोगों को मुश्किलात का सामना था। हमने गुज़श्ता रोज़ लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनसे जानने की कोशिश की थी, वही आपको सुनाते हैं। शहरी क्या कह रहे थे कल। ये अपना मुफाद सोच रही है, हुकूमत अपना मुफाद सोच रही है, ये कह रहे हैं हमारे पैसे बढ़ जाए। भाई अवाम का क्या कसूर है? नौकरी से छुट्टी हो गई पेट्रोल की वजह से, माल देना आगे सप्लाई देनी है, पेट्रोल ही नहीं है, क्या करें। पेट्रोल की ज़रूरत है हमें, इस उम्र में कितने लोग परेशान हैं, बच्चे। पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। ठीक है, घर से निकलते हैं तो पेट्रोल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आवाम इतनी परेशान है, जलीलो ख्वार हो रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये अब जस्ट जो है ये मुनाफा खो रही है, लोग ख्वार हो रहे हैं, आगे लोगों के कारोबार नहीं हैं,
उसके बावजूद भी लोग पंपों पर जलील हो रहे हैं। ये तकरीबन मामूल बन चुका है कि आवाम जो है ना जी जितना महंगा फ्यूल मिल रहा है उसके मुताबिक उनको देना तो चाहिए, मगर ये है कि उसकी महंगाई की वजह से उसके बाद फिर भी दस्तयाब नहीं है। मैं एक बच्चों की वैन चलाता हूँ, बच्चे लगे हुए हैं स्कूलों वाले, उनके पेपर शुरू हैं, उनके लिए अभी खड़ा हुआ हूँ। इधर उन्होंने साहब ने वो आगे से तंबू लगाए हुए हैं, बंद की हुई है हर चीज़। अभी इमरान साहब बताएं कि ये लोग कहाँ जाएं। गरीब आदमी रोज़ी कमाने आता है, पेट्रोल डलवाता है, पेट्रोल डालता है तो रोज़ी कमानी गरीब आदमी ने। अब गरीब आदमी कहाँ पे जाए? हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस माफिया के आगे आपने झुकना नहीं है। हम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है। ये आए दिन ये ब्लैकमेल करते हैं आवाम को। पेट्रोल बहुत है, अब ये बड़े लोग जो हैं वो अपना कमीशन लेने के लिए 6% कर दो जी, 8% कर दो, वरना बंद। रानी पेट्रोल 200 रुपये का 1 लीटर दे रहा है, तो अभी मजबूर है बस उधर। लोगों की राय क्या थी वो आपने जानी है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जब ऐलान हो गया अब्दुल समी खान साहब की जानिब से कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दी है और तमाम चीज़ें सामने भी आ गई कि जी कि ये हमारे कुछ मामलात ऐसे तय पाए हैं, तो आज मिल भी रहा है पेट्रोल या नहीं मिल रहा है, यही हमने अपने नुमाइंदगान से जानना है। जी पेशावर से ज़िशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से खावर मुगल हमारे साथ तो मौजूद हैं। खावर मुगल, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? हड़ताल ख़त्म हो गई? क्या वाकई पेट्रोल पंप्स पर भी हड़ताल ख़त्म हो गई है? वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल पंप खुल गए? बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ जैसा कि हमने देखा कि पेट्रोलियम जो डीलर एसोसिएशन है उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई, तो हड़ताल की कॉल से कबल ही एक रोज़ कबल जो है वो रात के हमने देखा कि बड़ी बड़ी लाइनें रखी रही और गुज़श्ता रोज़ जो इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुले हुए थे वहाँ पर जो है वो बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। ताहम गुज़श्ता रोज़ से ये जो है वो मुज़ाकरात हुए पेट्रोलियम डिवीजन और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान, जो कि मुज़ाकरात जो है वो किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात में चूँकि पेट्रोलियम जो डीलर एसोसिएशन है उनका एक ही मुतालबा था कि उनका कमीशन भी बढ़ाया जाए। जब पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी है तो कमीशन भी उस हिसाब से होना चाहिए, चूँकि उनको भी टैक्स जो है वो अदा करना पड़ता है। ताहम आज हम देख रहे हैं कि कल गुज़श्ता रोज़ तमाम तर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए थे, जिसके बाद आज शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप जो है वो खुले हैं और बासानी पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप पर दस्तयाब है। ठीक है, खबर हमारे साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख करेंगे। ज़िशान का खेल आप बताइएगा, जिस तरह से खबर बताने लाहौर में तो सूरत हाल नॉर्मल हो गई है, पेशावर में क्या सूरत हाल है? ऐलान के बाद जब हड़ताल जो ख़त्म कर दी गई है तो पेट्रोल पंप्स खुले हैं? जी इकरा और हमजा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जिस तरह खबर मुगल ने बताया कि लाहौर के पेट्रोल पंप खुल गए हैं, तो यहाँ पेशावर के कल जो है 85% पंप जो है वो बंद थे और शहरी को काफ़ी ज़्यादा जलील और ख्वार करना पड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे। मारे फिर रहे थे पेट्रोल के पीछे, लेकिन पेट्रोल कहीं पर नहीं मिल रहा था। हर जगह जो पेट्रोल पंप थे वो वीरान हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज से जो है बाकायदा तौर पर पेट्रोल पंप खुल गए हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात मानने ही थे तो कल क्यों नहीं माने, शहरियों को क्यों कल ख्वार और जलील किया। लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पर लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं और अपनी जो मामलाती ज़िंदगी है वो रवा दवा रखे हुए है। कल जो है न सिर्फ आम मामूलाती ज़िंदगी मुतासर रही, बल्कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी मुअत्तल रही, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रही और कई पर जहाँ पर पेट्रोल मिल भी रहा था, एक तो रश काफ़ी ज़्यादा थी और दूसरी जो है वो 200 रुपये तक शिकायत आ रही है कि फी लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा था और गरीब आवाम का जो है सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। तो आज जो है तमाम पेट्रोल पंप खुल गए हैं और आम मामूल के मुताबिक जो है वो पेट्रोल की जो तरसील है और अमल है वो जारी है। पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं उनका मुतालबा था कि वो 3 रुपये 71 पैसे जो है उनका मुनाफा है और इसको बढ़ाया जाए। इसी तरह डीजल पर उनका जो बिल्कुल ठीक है। अभी पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। अगर पेशावर की भी बात करें, लाहौर की भी बात करें, ज़िशान बहुत शुक्रिया आपका, खबर बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों हमें आगाह कर रहे थे। आवाम की परेशानी ख़त्म हुई है और परेशानी ख़त्म होने से आवाम को यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। लेकिन पेट्रोलियम अगर हम देखें कि जी के डीलर्स की अगर हम बात कर लें तो वो एसोसिएशन के चेयरमैन ये कह रहे थे कि हमने आवाम की मुश्किलात देखते हुए ये फ़ैसला किया है और अभी जो हमारे मामला तय पा गए हैं, कुछ बातों पर इत्तेफाक हो गया है
अगर ऐसा ही हुआ तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हम अगली अपनी हिकमत अमली जो है वो भी बताएंगे। ये सूरत हाल काफ़ी मुझे लगी अजीब सी, जैसे जिस्तान का खेल ने भी बताया कि कल जैसे सूरत हाल थी उसमें फिर वो पेट्रोल जो है ब्लैक में फरोख्त करने लगे थे। 200 रुपए जो लीटर है उसमें वो आप देखें कि मुनाफाखोरी हम कौन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं ना, हम शहरी जो है, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो नहीं कौम ना किया था कल एग्जैक्टली, लेकिन ये कि हम लोगों ने देखा कि लोग परेशान है तो परेशानी में वो 200 रुपए लीटर भी डलवा सकते हैं, तो फिर वो डलवा लेंगे, तो वो परेशानी का अपने उनका फ़ायदा उठाते हुए इतने ज़्यादा उनसे मुनाफा ले रही है। देखिए नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से अभी कोई बात समझाने की ज़रूरत है, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन चले कुछ लोगों को मौका मिलता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। दुनियावी फ़ायदे हैं ये, हम जितने उठा लें हमें कोई उससे आप देखेंगे कितना फ़ायदा उठा लिया कितना फ़ायदा उठा लिया होगा, कितनी नस्लें संवर गई होंगी आपकी, तो मतलब हैरत की बात है। खैर आगे चलते हैं, हम पंजाब की खुसूसी तौर पर बात करें और लाहौर की बात करें तो दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे बड़े सब मुतासिर हो रहे हैं। इकरा को भी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है और उनको यही लग रहा है कि स्मोक की वजह से ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कल गला मेरा भी दर्द कर रहा था, और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जिस तीसरे चौथे शख्स से बात कर रहे हैं उसको इन मसाइल का सामना है। एग्जैक्टली ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा दमा, एलर्जी, सांस और आंखों की बीमारियां जो वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नमूने की शिकायत भी बढ़ गई, और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की वजह से नमूने की शरह में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। अच्छा, यही हमने जानना है कि नमूनिया का क्या लिंक है इसके साथ। फिर बच्चों की बात कर लें तो बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक इस दफ़ा स्मोक का ये जो स्पेल है ये साबित हो रहा है, और बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब बेग साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपके पास भी कुछ दूसरे तीसरे चौथे पेशेंट्स आ रहे हैं जो स्मोक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ कोई एलर्जी हो रही है, कोई और चीज़? हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि स्मोक का जो मौसम ये 1-1.5 महीना हो गया है, ये मुस्तकिल चल रहा है, और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें जो है वो मुतासिर तो सभी हो रहे हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं, ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं, तो मुख्तलिफ़ शिकायत की वजह से हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि स्मोक बराह रास्त हमारी सांस की नाली को मुतासिर करती है। तो इसकी वजह से हमारे सांस की नालियों में बारीक जो हैं वो बारीक से बाल होते हैं, जो कि हमारा एक मदाफ़त का निज़ाम है सांस की नालियों का। तो वो इससे इस तरह समझें कि इस जो स्मोक धुआं है इससे वो जल जाता है। अच्छा। उस जलने की वजह से सांस की नालियाँ हमारी अंदर से जल जाती हैं। ये ऐसा ही है कि जैसा किसी, अगर आप कहें कि किसी ने अपना 15 या 20 पैकेट सिगरेट की पी ली है, अच्छा। इस तरह है इसका। तो वो बच्चों की भी सांस की नालियाँ मुतासिर हो रही हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनकी मुतासिर हो रही हैं, और तमाम अफराद की मुतासिर हो रही हैं। लेकिन यह है कि उसमें बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वो हमारे पास जो है मुख्तलिफ शिकायत से आ रहे हैं। इब्तदा में इसमें जो शिकायत होती हैं वो होती है कि नज़ला ज़ुकाम, आँखों में जो है वो चुभन हो रही है, लेकिन उसमें होता ही है कि शुरू में आपको वो नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो फ्लू होता है, और फिर फ्लू के बाद उसके ऊपर दूसरे जरासीम अटैक कर जाते हैं। ख़ास तौर पे बूढ़े लोग हैं उनमें जो है ना वो ख़तरनाक किस्म का नमूनिया हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी इसकी क्योंकि नमूने की देखा गई है शिकायत 3 से 4 उन्होंने कहा कि गुना ये बढ़ गई है, इतने मतलब ज़्यादा बताए जा रहे हैं केसेस, तो बच्चों को किस तरह से हम उनका एक्सपोजर भी हो रहा था बाहर, तो फिर उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं उससे? देखें, ये जो स्मोक के जो असरात हैं, कुछ हैं इसके फौरी असरात और कुछ इसके देर पा असरात हैं। अच्छा। ये तो नमूनिया तो इसके आप समझे ना फौरी असरात में आता है, लेकिन इसके देर पा असरात जो हैं वो तो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और कुछ ऐसे असरात हैं जो हमें नज़र नहीं आते आंखों से देखने से। अब स्मोक के अंदर जो गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, इनकी वजह से हमारे जो है वो दिल के अटैक बढ़ जाते हैं, फॉलिज के अटैक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये है कि ये स्मोक जो है इसके देर पा असरात में उन्होंने स्टडी की है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जो है इन इलाकों के अंदर आपकी एवरेज लाइफ 6 से 7 साल कम हो गई है। ये जो लोग इस स्मोक में सांस लेते हैं उनके अंदर फेफड़ों का कैंसर होने का इम्कान बढ़ जाता है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि स्मोक में रहते हैं और जो स्मोक में सांस लेते हैं, उन चूँकि बच्चे जो हैं वो अभी उम्र के साथ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं।
तो वो बच्चे जिनको इस स्मोक में सांस लेते हैं, इसकी वजह से बार बार फ्लू होता है। फ्लू होने से उनके अंदर दमे वाली कैफियत पैदा हो जाती है, और दमे वाली कैफियत जिन बच्चों में पैदा होती है उनके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह फूल नहीं पाते हैं, और उनकी वो फेफड़े आहिस्ता उम्र के साथ उस तरह ग्रो नहीं करेंगे जिस तरह एक आम फर्द के करते हैं, या जो कि ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पर फिजा साफ है। तो नमूनिया है वो तो फौरी एक अलग मसला है, और जो इधर ये जो देर पर असरात हैं वो अलग मसला है। अब उससे बचने की आपने बात की, बचने का एक तरीका है जो किसी हद तक बचा सकता है। ठीक है। वो तरीका ये है कि जिनकी सांस की तकलीफ़ है, जिन बच्चों को, या जिन्हें बार बार अक्सर जो है उनको फ्लू रहता है, या ऐसे बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन्हें शुगर के अमराज हैं, गुर्दे फेल हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्टूबर के महीने में फ्लू की वैक्सीन आती है, फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, ठीक। दूसरा ये है कि सुबह और शाम के वक्त जो है वो स्मोक का जो है ना वो बढ़ जाता है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ख़राब हो जाता है, तो उस वक्त भी वो किसी किस्म की एक्सरसाइज करने से, खेलने से, या जो बुजुर्ग लोग जो है ना वो उससे जो है थोड़ा गुरेज करें। लेकिन ये कोई इसका बचने का कोई 100% तरीका नहीं है, हल भी नहीं है। ये इसका एक छोटा सा एक जो है ना वो एक कहना चाहिए कि एक आर्जी हल है, आर्जी एहतियात है। और दूसरा ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना उस और जूसेस उनसे जो है ना हमने परहेज करना है। यानी कि हमने ऐसा काम करना ही नहीं है कि जिससे हमारे वैसे ही फ्लू होने के जो है चांसेस बढ़ रहे हो, खासतौर पे इस मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी हम सब इंतज़ार करें कि बारिश हो जाएगी, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, साथ कोरोना की सूरत हाल भी है, जो आप बता रहे हैं कि नमूनिया की शिकायत हो सकती है, सांस की नाली की आप बात कर रहे हैं, फिर कोरोना के मसाइल है साथ, ये कितना डेंजरस हो सकता है दोनों चीज़ों का अगर इकट्ठे से हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को कोरोना भी हो जाए, ऊपर से स्मोक की शिकायत भी है। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। पिछले साल स्मोक के सीज़न के बाद जो है वो कोरोना की वेव आई थी। इस स्मोक में होता यह है कि इसमें एक लेयर बन जाती है आपकी फ़िज़ा के अंदर, जिसकी वजह से ये जहरीली गैसें जो है ना ये ऊपर फ़िज़ा में नहीं जा सकती, नीचे रह जाती हैं, नीचे सतह पे होती हैं। तो वो गैसेस जो हैं वो डायरेक्ट हमारी सांस की नालियों में जाती हैं, और इसके अलावा उस लेयर बनने से जो सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेज है वो नीचे नहीं आती, और वो जो जरासीम मारती हैं, वो जरासीम मारने का अमल जो है जो कुदरत ने रखा है वो ख़त्म हो जाता है। ये आप इस तरह समझ लें, स्मोक क्या है, ये इंसान की कुदरत के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला की हाकमियत के ख़िलाफ़ एक लड़ाई है। अब ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, हम उस निज़ाम को ख़राब करना चाह रहे हैं। जहाँ उस निज़ाम को ख़राब करेंगे तो हम खुद ही उसका शिकार होंगे। ठीक है। इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरुव्वत को कुचल देते हैं हालात। तो अब वो जो स्मोक है वो हमें इस तरह मुतासिर करती है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज नीचे नहीं आती, ज़मीन पे नहीं आती, जरासीम नहीं मरते, तो उससे जो वायरस और जरासीम मरने का अमल है वो रुक जाता है। और इसीलिए पिछले साल भी स्मोक का सीज़न ख़त्म हुआ था, कोरोना की वेव आई थी, और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ये जैसे ही आपका जी जनवरी फरवरी में एक वेव लाजमी आएगी कोरोना की। तो ये जो फ्लू है, जो आम नमूनिया है, ये चलो फिर भी दवाई दे के किसी तरह गुजारा हो जाता है। आपको पता ही है कोरोना का तो अभी तक इलाज ही कोई नहीं आया, तो उसकी वेव भी एक्सपेक्टेड है। तो बजाय बारिश का इंतज़ार करने के मेरा ख्याल है कि हमें इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे जो है ना वो अपने जो हरकतें हैं हज़रत इंसान की उसको देखना चाहिए, उस पर तब्दील करना चाहिए। प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल खुदा के वास्ते बंद करें। प्लास्टिक शॉपर जो है हम फेंक देते हैं, कूड़ा जमा होता है, एट दी एंड वो कूड़ा जो है ना उसको आग लगती है, उसको आग लगा रहे होते हैं। वो प्लास्टिक शॉपर जलता है तो उससे इतनी खतरनाक गैसेस पैदा होती हैं जिसकी इंतहा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि एक्सपोजर ना हो, जो आपने कहा कि जी कि ये आर्जी सा एक सोल्यूशन है हमारे पास और कोई हल ही नहीं है, तो आपके हाथ में तो यही है। दूसरा मास्क का इस्तेमाल कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ग्लासेस के इस्तेमाल की बात हो रही है। फिर आपने गरारे करने या नहीं करने, इस तरह के जो घरेलू चीज़ें हैं उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि लोगों के जहन में है कि अच्छा बार बार नाक और मुंह में पानी डाला जाए, वो भी हमें ज़रा गाइड कर दीजिए। देखें, मास्क पहनना वाकई इसमें निस्बतन जो है ना हमें किसी हद तक बचा सकता है। सादा मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन ये नहीं कि वो एक मास्क लेके आप पूरा हफ्ता उसको इस्तेमाल करते रहें। डेली आपने कम से कम मास्क चेंज करना है। और ख़ास तौर पे जो मेरे भाई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त वो हेलमेट भी पहने और मास्क भी पहने, क्योंकि उनका जो है ना डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है आम लोगों की निस्बत। तो बाकी गरारे करना है, नाक साफ करना है, ये ठीक है, अच्छे अमल हैं, ये करना चाहिए। अपना जो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप देखें कोई सर्दी की बहुत ज़्यादा नहीं आई है, ये सिर्फ स्मोक है जिसकी वजह से हमें रोशनी कम नज़र आ रही होती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि हम जो है वो खुदा के वास्ते
ऐसी हरकतों से गुरेज करें जिनकी वजह से स्मोक पैदा हो, जिनकी वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे थे, डॉक्टर साहब गाइड कर रहे थे क्या करना चाहिए। एक्सपोजर बच्चों का तो बाहर होना नहीं चाहिए, बच्चों को ज़रूरत नहीं है ना बाहर जाने की, तो क्यों वो बाहर जाएंगे। और दूसरा बुजुर्ग अफराद, हमजा उन बेचारों ने तो स्कूल जाना, स्कूल वाले बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हमें वैसे ही कोरोना ने काफ़ी कुछ सिखा दिया हुआ था। मास्क का इस्तेमाल करना है, पेरेंट्स भी समझदार हैं, बच्चों पर कोशिश करें कि बच्चे फॉलो कर रहे हो इन चीज़ों को। और बाकी जो बुजुर्ग अफराद है वो टहलते किस वक्त है, फजर के बाद और फिर असर और मगरिब के दरमियान, तो उस टाइम आप लोगों ने कोशिश करनी है कुछ दिनों के लिए, जब तक ये स्मोक है, अपनी रूटीन को कुछ चेंज करें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने रवैयों को बेहतर करें, ऐसी आप लोग ना चीज़ें कर रहे हो जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा हो, उन चीज़ों को कम करने के लिए आप जो है अपने रवैये को बेहतर कर लें। हमारे देहाती बहन भाई फसलों को आग ना लगाएं, ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का ख्वाहिशमंद तो होता है, मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि सही मानों में कामयाब हो पाते हैं, और उसकी वजह कामयाब और नाकाम शख्स के दरमियान रोज़मर्रा के रवैयों और आदत का तजाद होता है। अच्छा, जो ज़िंदगी में बहुत बड़े फ़र्क का बायस बन जाता है। पेशा वराना ज़िंदगी में हम बात कर लें तो कामयाब लोगों की इनफरादियत ये होती है कि वो जो तब्दीली आ रही होती है, जो जिद्दत आ रही होती है, उससे घबरा नहीं रहे होते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी मंजिल जो है आखिरी हद नहीं होती है, और ये नहीं होता कि ये एक ही तरीका कार है कामयाब होने का, तो हम सिर्फ इस एक को ही फॉलो करते रहेंगे। अगर जिद्दत आती जा रही है, कुछ चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, प्रोसीजर्स तब्दील होते जा रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब दुनिया बदल रही है, तरीका कार बदल रहे हैं, तो हमें भी कुछ बदल जाना चाहिए। ना कि हमें ये कहना चाहिए कि भाई हम इस तरह से काम करते थे 20 साल पहले, तो आज भी हम यही करते रहेंगे। तो अगर तब्दीली आ रही हो तो उस तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, और उसी से हम कामयाब हो रहे होते हैं। और माहिरीन कहते हैं कि कामयाबी के लिए आपको हद से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और एक वक्त में एक चीज़ को तब्दील करने पर तवज्जो दें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें तब्दील हो जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं पाता है, ना हो सकता है। तो फिर इसी तरह हो सकता है चीज़ें, जब आप जो है तब्दीली कभी आए तो उस तब्दीली को आप आराम से छोटे छोटे हिस्सों में करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सवाल ये है कि तब्दीली को हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे होते हैं, जो जिद्दत आ रही होती है उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर क्यों नहीं अपना रहे होते हैं। क्या कोई खौफ होता है, क्या कोई हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम उससे निकलना नहीं चाह रहे होते हैं? इसी पर हमने बात करनी है, रहनुमाई लेनी है। मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, चीज़ें बदलती रहती हैं, दुनिया बदलती रहती है, अतवार बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग खुद को नहीं बदल रहे होते हैं और उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या होती है सर? हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इंसान की जो बुनियादी फितरत और मिजाज है उसमें सुस्ती पाई जाती है, उसमें काहली पाई जाती है, उसमें एक सिक्योर रहना इंसान को पसंद होता है जी। फितरती तौर पे कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, वो इनिशिएटिव से डरता है, तब्दीली से डरता है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसको इनिशिएटिव से, कदम उठाने से दूर कर देती है। और बिलखसूस आने वाली तब्दीलियाँ क्योंकि नए तरह के खदशे पैदा कर रही होती हैं। हाँ जी। आने वाली तब्दीलियाँ कई तरह के, कह लीजिए, नई सोचें और नए जाविये भी दे रही होती हैं। तो बाज़ लोग डरते हैं कि जैसे ही कोई तब्दीली आएगी, वो एक बॉस बदल गया है, वो कोई इदारा बदल गया है, कोई सिस्टम बदल गया है, किसी भी तरह की जो तब्दीली है वो ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली तब्दीली हमें हमारी जॉब को, हमारी जिंदगी को, हमारे रोजगार को और हमारी जो एक लगी बंदी सी लाइफ चल रही है उसको खराब कर दे। अब होता यह है कि इस पे जो भी ओवरकम करता है, जो काबू पा लेता है और खुद को फतह करता है, वो ये जानता है कि ये तब्दीलियों में मौके छुपे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। दुनिया में जितने भी तब्दीलियां, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी, मिसाल लीजिए कोविड। कोविड दुनिया सारी की सारी एक दफा बंद हुई और उसके बाद ये खुलना शुरू हो गई है। इस इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा जो दुनिया में क्राइसिस कोविड की वजह से पैदा हुआ है, ऐसे हजार बिजनेस हैं जो फ्लोरिश कर गए हैं, ग्रो करने लग गए हैं। ऐसी कई आपको हजारों लाखों कामयाबी की कहानियां भी मिलेंगी। जहां नाकामियां मिलेंगी वहां कामयाबी की कहानियां भी मिलेंगी, और वो क्रेडिट देंगे इस चेंज को जो दुनिया में आया। अब होता क्या है कि हमें अडॉप्टेबिलिटी को, हमें चेंज को,
हमें किसी भी माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की जो एक सलाहियत है उसको इनकरेज करना चाहिए। वो हम कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं कि अगर हम खुद को बदलेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, या आने वाले दिन पता नहीं कितने मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि इंसान को अल्लाह ने एक बड़ी सलाहियत दी है कि इंसान किसी भी तरह के हालात में अपने आप को ढाल लेता है। आप और मैं, हम सब मिलकर जरा सोचें कि जहां -50 टेम्परेचर है, ये जो अर्थ के 2 पोल्स हैं, वहां पर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। रेगिस्तान जहां पे टेम्परेचर 60 के करीब चला जाता है, वहां पर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। आप कभी मछेरों की जिंदगी जाके देखिए, वो कितने कितने दिन समुद्र के अंदर गुजार देते हैं। आप किसी जजीरे पे चले जाइए जहां पर जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वहां पर भी सर्वाइवल है, लोग वहां पर भी जी रहे हैं। आप किसी एक कान के अंदर चले जाइए, गार के अंदर चले जाइए, वहां भी इंसान आपको मिल जाएंगे। ये अल्लाह ने इंसान को गैर मामूली किस्म की सलाहियत दी है कि ये बदलते हुए हालात के साथ साथ अपने आप को ढाल लेता है। जिंदगी की कितनी खुशियां, कितने गम, कितने क्राइसिस आते हैं, हम फिर भी बच जाते हैं। हम सब की सब बचपन में कोई ना कोई ऐसी बीमारी आई होती है कि मरते मरते बचे होते हैं, बच जाते हैं। हमारी जिंदगी में कई ऐसे हादसे होते हैं, आप उन हादसों के बावजूद बच जाते हैं। आप फिर भी, आप कई लोग आपको मिलेंगे, एक हाथ नहीं है, एक बाजू नहीं है, जो कोई चैलेंज लाइफ में है, उसके बावजूद जी रहे हैं। आपको पैदाइशी अंधे मिलेंगे, उसके बावजूद जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई ना कोई, जिनके साथ जिंदगी में बड़ा चैलेंज आया, उस तब्दीली को उन्होंने कबूल किया और उसके बाद नए दरवाजे खुलने शुरू हुए और उन्होंने जीना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शाह साहब, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, हम लोग को अक्सर कहते हैं कि इस चीज़ में ना जाओ, रिस्क ना लो, ये तुम्हारे लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, इस तरह की बातें, हमें नेगेटिव चीज़ें मिल रही थी कि हमें रिस्क लेने से अवॉइड करना चाहिए। ये हमें एक लेसन मिल रहा होता है हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग होते हैं। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए रिस्क लेना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कामयाबी है ही रिस्क। अगर आप लगे बंदे निजाम में चल रहे हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप किसी की भी कामयाबी की कहानी निकाल के देख लीजिए, वो फर्द वाहिद की हो या इदारे की हो, उन्होंने कोई रिस्क लिया होगा। किसी ने फील्ड चेंज की होगी, किसी ने डिग्री चेंज की होगी, किसी ने शहर चेंज किया होगा, किसी ने हिजरत की होगी, किसी ने अपनों को छोड़ा होगा, किसी का उस जमाने में एक बड़ी एक कॉन्सेप्चुअल किस्म की उसने जंग लड़ी होगी, किसी का मुमकिन है बहुत से मुखालिफ हों, उसके बावजूद वो काम कर रहा हो। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी अच्छी कोटेशन बोली जाती है कि किसी नए किनारे को पाने के लिए इस किनारे को छोड़ना पड़ता है। तो आप अगर इस जहान को ना छोड़ें तो नए जहान में एंटर नहीं हो सकते। जन्नत में सब जाना चाहते हैं, मरने को कोई तैयार नहीं है। तो आप जन्नत में जाने के लिए तो मरना पड़ता है आपको। इसलिए आप अगर हिम्मत करते हैं, और ये दुनिया तो हर वक्त बोल रही है सर, दुनिया तो हर वक्त कमेंट कर रही है, हर वक्त कोई ना कोई राय दे रही है। आप ये परवाह छोड़ के अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं और अपने दिल को फॉलो करते हैं, और एक जो कुदरत भी आपको ओमन्स भेज रही होती है, इशारे भेज रही होती है, और कई खत पत्थर आ रहे होते हैं, अगर उनको डिकोड करते हैं, जैसे कार्ड स्क्रैच करके अब नंबर ले लेते हैं, इस तरह जिंदगी के बाद उनमें स्क्रैच करके देखना चाहिए कि असल में मतलब क्या है, यहाँ क्या कोड हमें मिल रहा है, ओमन क्या है। तो आपको पता लग जाता है कि मैं आगे जा सकता हूँ, और एक पूरे का पूरा आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में कितने नजारे हैं जो मेरी आंखों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कितने म्यूजिक्स हैं जो मेरे कानों ने सुनने हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आपका एक जुमला था एक तकरीर के दौरान, एक सेमिनार के दौरान आप फरमा रहे थे, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अगर वही करते रहोगे जो करते आ रहे हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता चला आ रहा है। अगर कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करो भी। इसके ऊपर ज़रा रोशनी प्लीज़ डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा। मैं आपकी तारीफ करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे अमूमन एंकर्स ने पढ़ा जाना नहीं होता, तो हमजा क्रेडिट गोज टू यू, यूर वाओ वेरी नाइस। आप मुताला करके, तैयारी करके फिर मेरे साथ बातचीत करते हैं। हमजा, होता यह है कि हमारी जिंदगी में जितने भी नतायज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स किसी न किसी एक्शन की वजह से होते हैं। और वो जो एक्शंस हमारे एक्ट्स होते हैं, हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके नतायज हमारी झोली में गिरे होते हैं। ये सारे हमने माजी में कभी उठाए होते हैं, और उस माजी के फैसलों की वजह से हम आज में होते हैं। इस आज को अगर एक नए कल की तरफ लेके जाना है तो हमें नए इनिशिएटिव की जरूरत होती है, हमें नए कदम उठाने होते हैं, हमें नए फैसले करने होते हैं। हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उस एक जो कूलू के बैल वाली मिसाल है कि वो बैल उधर ही चलता रहता है, आंखों पे पट्टी बंदी होती है। कई साल चलने के बाद जब वो आंखों की पट्टी भी खोली जाए तो पता लगता है वहीं का वहीं है। तो आपको वो आंखों की पट्टी हटा के रियलिटी को फेस करते हुए कुछ नए फैसले करने चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ये आज का दिन सबकी जेब में अल्लाह ताला ने डाल दिया। इसके 24 घंटे हैं, सुबह हो चुकी है, 92 पे गुड मॉर्निंग सारे हमें देख रहे हैं। अब आज सोचें क्या किया जा सकता है।
अगर आज कुछ नया करेंगे तो याद रखिएगा एक नया कल आपका इंतजार करेगा, नया इनिशिएटिव, नया कदम, नई सोच। और खुदा के लिए ये कुएं के मेंढक वाली सोच ना रखें। ये जिंदगी इतनी महदूद नहीं है। एक बीज में कितने फल हैं कोई जान नहीं सकता, समुंदर के अंदर कितने कतरे हैं कोई जान नहीं सकता, रेगिस्तान में जर्रे कितने कोई जान नहीं सकता, इस कायनात में कितनी वुसअत है कोई जान नहीं सकता। अल्लाह ने पूरी कायनात को अबंडेंस के साथ बनाया। हमें एक महदूद सी जिंदगी मिली है, इस महदूद जिंदगी में भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कितने मौके हैं। ये एक ही जिंदगी है जो न्यूटन को मिली थी, वो न्यूटन बना था। ये एक ही जिंदगी है जिससे मोहम्मद अली जिन्ना बना था। ये एक ही जिंदगी है जिससे ईदी साहब बने थे। आप देखिए आप कौन सा इनिशिएटिव लेंगे। आज कोई ऐसा बड़ा फैसला जरूर कीजिए। हमें सुनने वाले सबके सब ये सोचें कि कोई एक बड़ा फैसला जिंदगी का, वो किताब लिखने का हो सकता है, वो किताब पढ़ने का हो सकता है, वो सफर करने का हो सकता है, वो बड़ा इंसान बनने का हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन करने का हो सकता है, वो नौकरी हासिल करने का हो सकता है, वो नौकरियां देने का हो सकता है। तो आप जब तक कुछ बड़ा नहीं सोचते, एक बड़ा इनिशिएटिव, एक कदम नहीं उठाते, नई जिंदगी, नया वक्त, नया जमाना आपको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये भी ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा थोड़ा सा कि ये जो चेंज का खौफ हमारे अंदर रहता है, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, अब काबू पाना कैसे है? क्या छोटी छोटी कोशिश की जाए, बड़ा रिस्क एक दफ़ा ही ले लिया जाए, या फिर छोटी छोटी चीज़ें करके देख ली जाए कि भाई कोई मुस्बत तब्दीली आती है नहीं आती? और इन केस आपने एक बड़ा फैसला किया, सबके खिलाफ जाके फैसला किया, आप नाकाम हो गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी को बड़ा काम है उसको करना है तो उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करें। इंसान का जो माइंड है ना, अब वैसे आप कॉमन सी एक मिसाल ले लीजिए, पूरी रोटी मुंह में डाले तो गले में फंस जाती है, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके आप उसको खा जाते हैं। इस तरह बड़ा सा काम अगर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, हिस्से बना लिए जाएं, सेगमेंट्स बना लिए जाएं, तो उसको करना बड़ा आसान हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, जब तक आप आगाज नहीं करते, खौफ का भूत केटू जितना होता है। खौफ का साइज बहुत बड़ा होता है। आप आगाज करते हैं, उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और छोटा हो जाता है। और जब आप आगे बढ़ते हैं और मिड वे पे पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है सिर्फ खदशे और खौफ ही थे, हकीकत में कोई मसला नहीं था। इंसान का जहन आप समझ लीजिएगा, जहां पर बड़ा बड़ा कुछ प्रोड्यूस करता है, खुद ब खुद ये खदशे प्रोड्यूस करता रहता है। आप पंखे की तरफ देखें तो लगता है गिर जाना है हमारे पे। आप गाड़ी में बैठे तो लगता है एक्सीडेंट हो जाना है। जहाज में बैठे तो लगता है गिर जाना है। जिंदगी के 99% खदशे होते ही नहीं है, ये कई किताबों में लिखा हुआ है। और 1% जो खदशे होते हैं वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप अगर डरते रहें, एक बात हमजा, मुझे लगता है क्लोजिंग होने वाली है, तो ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो एक अधूरा रह जाएगा प्रोग्राम। मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, वो सारे उन्होंने एक रिसर्च की अमेरिका के अंदर एजेड लोगों पे जिनकी 90s में एज थी, और उन सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो आप क्या करेंगे? तो सबने कहा कि हम खदशे मोल लेंगे, हम रिस्क लेंगे, हम इतना कुछ कर सकते रहे, सारी जिंदगी घुटे रहे, डरे रहे, सिमटे रहे, और कहा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना था। अगर हम आगाज करते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो वो 90s की एज पे जाके जो पछताना है, तो क्यों ना आज ही सुनने वाले को कदम उठाएं और फिर किसी दिन क्रेडिट दें कि हमजा को, मुझे और हमारी बहन को सुनते सुनते हमने फैसला किया था, और आज देखिए हम कहां पहुंच गए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाक से बात कर रहे थे, और सबसे पहले तो उस खौफ के बुत को तोड़ना है कि जो हमें कोई भी फैसला नहीं करने दे रहा है। और जिस तरह से शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोगों ने अगर कुछ हासिल करना है तो फिर हम लोगों ने कामयाबी हासिल करनी है, फिर हमें उसमें रिस्क भी लेना होगा। हम लोग रिस्क लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी जो है ना हमें पढ़ाया जाता था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। बहुत सिंपल सा, ये बिजनेस का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जो बताया जाता है। तो जिंदगी का तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर वही करते रह जाएंगे जो हम कर रहे हैं, तो कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली है जिंदगी के अंदर। लेके आने तो कुछ बड़ा कुछ करें, कुछ अलग तो करने की कोशिश करें। और अगर उससे हम खौफजदा ही रहेंगे, क्योंकि हम खौफजदा रहते हैं कि यार हमारा तो 3 महीने का सर्कल भी नहीं चल पाएगा कि अगर हम ये रिस्क ले लेंगे, अगली जगह पे चले जाएंगे तो शायद इससे भी हाथ धो बैठेंगे जो जिस मकाम पर हम आ जाएं। तो लें, जरा रिस्क लें, जरा उम्र यही है रिस्क लेने की कि जो लोग हमें देख रहे हैं उसके बाद पछताना जरूर है। पता नहीं कितनों ने 90s में जाना है, मतलब बड़ी तादाद तो पाकिस्तान में जाती नहीं है उस उम्र तक। खैर, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और एक गलती जो हम बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम हर चीज को पर क्लिक कर देते हैं, और जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी के क्लिक करें वो सबसे ज्यादा ही खतरनाक चीज होती है कि इस पे क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें, इससे जी आप ये देख सकेंगे तफसीलात। वो सबसे खतरनाक होता है और उस पर हम सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे हम लोग अक्सर हमें मैसेजेस में भी आ रहे हैं लिंक्स,
कि जी इस पे क्लिक करें और फिर आपको आईफोन मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे, इतनी की लॉटरी। ये चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, और यही जो अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे कितने ज़्यादा वायरसेस जो होते हैं वो आपके फ़ोन के अंदर आ जाते हैं और आपकी जो फाइल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो हम क्लिक कर रहे होते हैं, इस आदत को किस तरह से बदलना है, इसके साथ ख़तरे क्या जुड़े हुए हैं, क्या सोच कर क्लिक करना है, फिर हमारी क्या मोबाइल की या बाकी जो हमारे गैजेट्स हैं उनकी सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हमें पता लग सके कि कहाँ कहाँ हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं और कितने मसाइल का सामना करना हमजा जिस तरह से हर ऐप के अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाके उनको ठीक करना अपने मुताबिक नहीं पता होता, ना हम लोग कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, हम एग्जैक्टली करें पढ़ें क्यों इसको कि क्या हमारे पास ये टाइम होता है कि हम फेसबुक का अकाउंट तो बना ले, लेकिन हम उसके पास इतना टाइम नहीं है हमारा कि हम स्क्रॉलिंग के अलावा जाके अपनी सेटिंग्स में अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है उनको चेंज कर लें, अपने मुताबिक कर लें, जो कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें प्राइवेसी में रहे, तो हम लोग वो कर नहीं रहते, हम स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमने यही जानना है कि हमारे सिस्टम में आखिर वायरस आ कहाँ से रहा होता है, उसमें हमारी कितनी गलती होती है और हमारे सिस्टम की कितनी गलती होती है। उसामा खिलजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, सबसे पहले वायरस की बात कर लेते हैं। हमारे सिस्टम्स में, हमारे मोबाइल्स में खुद से ही वायरस आ जाता है या फिर इसमें हमारी पूरी कोशिश शामिल होती है कि हम लेकर आए वायरस को? बिल्कुल जी, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। सबसे पहले तो वायरस का ये है कि जिस तरह आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो लिंक्स हम क्लिक करते हैं उनके ज़रिए सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं। तो इनमें कुछ मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, आपको मैसेज आता है कि इस पर क्लिक करो, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, आईफोन मिलेगा। वो जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के ऑफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से उस पर क्लिक करें। आप क्लिक करें तो वो वायरस आ जाएगा, आपके जितना डेटा है, आपकी तस्वीरें हैं, आपके जितने अकाउंट्स हैं, उनका एक्सेस जो है हैकर्स के पास चला जाता है और आगे उस डेटा को बेचा जाता है मुनाफे के लिए। इसके अलावा एक जरिया होता है, अक्सर आपको जानने वाले की तरफ से कोई लिंक आएगा आपके इनबॉक्स पे या आपके मैसेज आएगा। वो क्या हुआ होता है कि उनका अकाउंट हैक हुआ होता है, उनका अकाउंट हैक करके आपको लिंक भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट भी हैक हो जाएगा। ये जो है फेसबुक पर भी होता है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये व्हाट्सएप पर भी होता है। तो व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल। तो आपके जानने वाले भी कोई लिंक भेज रहे हो, आपको थोड़ा सा उस पर शक हो ना, तो शक जरूर होना चाहिए वैसे। थोड़ा सा भी आपको शक हो, आप पहले उनसे पूछे, आप फोन कर लें कि क्या आपने मुझे ये लिंक भेजी है, क्या लिंक है, राइट? तो जरा सा डबल चेक कर लें, मैसेज कर लें। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें व्हाट्सएप लोगों के इस तरह हैक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो आपकी बैंक की तरफ से जो है फोन या मैसेज आता है, और आपको आपके बैंक की तरफ से फोन आएगा कि जी मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आप ये कोड अभी मेरे साथ ना शेयर करें। तो आपके नंबर पे कोड भेजा गया, जल्दी से आप वो भेजें। वो आपके अकाउंट सेटिंग्स का कोई कोड होगा या आपका जो है कोई पिन कोड आपसे मान रहे होंगे, और आपको ऐसे जल्दी में घबराहट हो जाएगी कि अच्छा यार मेरा बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, तो जल्दी से जो ये कह रहे हैं मैंने बता दिया। मेरे काफी जानने वालों के साथ ये हुआ है, लाखों रुपए उनके अकाउंट से इस तरह निकाले। तो इन तरीकों से जो है ना हमने बहुत एहतियात करना है। कभी भी बैंक वाले आपको इस तरह फोन नहीं करेंगे, आपकी ब्रांच में बुलाएंगे या जो है सही प्रोसेस होगा, वो खुद से जो है आपको इस तरह वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस किस्म की जो कॉलें या वो आपको मैसेजेस आए उससे बहुत एहतियात करें। बिल्कुल, ऐसे जैसे व्हाट्सएप की बात की तो ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने शेयर भी किया था। इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो रही होती है। लेकिन उसामा में ये बताइएगा, जिस तरह से हम लोगों की प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं ऐप्स के अंदर, हम लोग प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने तौर पर ठीक नहीं कर रहे होते हैं, हम वहाँ कितनी गलती करते हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल जी, देखें सबसे ज़्यादा मसला जो है हमारा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ऐप्स है उनमें होता है, क्योंकि उसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम चेक इन कर रहे होते हैं, हम कहाँ खाना खा रहे हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ काम करते हैं, सब कुछ हमारे सोशल मीडिया पे होता है। और उसकी वजह से जो है आपको अभी नहीं पता आपके प्रोफाइल पे कौन कौन। तो सबसे पहले तो आप प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाएं और देखें कि आप फ्रेंड्स ओनली पे शेयर कर रहे हो। लेकिन फेसबुक पे आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप फ्रेंड्स ओनली एक्सेप्ट फॉर, तो आप कुछ लोगों को निकाल भी सकते हैं जो आपके वो देख सके। और या तो उसमें एक और सेटिंग होती है, आप कहते हैं ओनली दीज पीपल कैन व्यू दिस, राइट? तो इस किस्म की सेटिंग्स को देखना चाहिए। दूसरा, आप अपने फ्रेंड लिस्ट में देखें कि कौन लोग हैं, उसको रेगुलरली आप साफ करें।
कि अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उनकी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली है, आपको नहीं पता वो कौन है, वो फेक प्रोफाइल भी हो सकती है, अब वो कोई भी हो सकता है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि कौन लोग आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। खासकर अगर आपका इंस्टाग्राम प्राइवेट है तो फिर आप उसका ख्याल करें, अगर पब्लिक भी है तो उस पर कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कहीं पर हूँ, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ, तो वहाँ से जब मैं चला जाऊँ मैं फिर उस दिन की जो है इंफॉर्मेशन फिर शेयर कर लेता हूँ कि मैं यहाँ था, या अच्छा खाना खाया, या उससे पहले आप शेयर ना करें ताकि आपकी कोई भी जो है सेफ्टी पे कोई मसला आ सकता है। ठीक है उसामा, ये बताएं कि आपने जिस तरह से कहा था कि हमारा डेटा ले लिया जाता है और वो फिर बेचा जा रहा होता है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया जा रहा होता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बेचा जा रहा होता है, कंपनीज़ को बेचा जा रहा होता है, हमारा डेटा बेचकर क्या फ़ायदा होगा कंपनीज़ को? देखें, आपको जो सारे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे कुरानदाजी हो रही है, यहाँ पे सेल हो रही है, वो जो है सारी लिस्ट्स होती हैं और उसमें प्रोफाइल बनाए जाते हैं। तो उसमें आप प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें देखेंगे अच्छा ये इस किस्म का बंदा, इनका ये फ़ोन नंबर है, तो इनको ये एडवर्टीजमेंट आप भेजेंगे कि ये आपसे जो है चीज़ें खरीदें, राइट। जो टारगेटेड एड्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अक्सर जब शॉपिंग करते हैं और आपसे जो है चेकआउट पे आप जब बिल देते हैं तो कहते हैं सर अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल एड्रेस आप दे दें, और लोग वो दे देते हैं, लेकिन वो फ़ोन नंबर्स की लिस्ट भी फिर बेची जाती है और उन पे फिर एडवर्टीजमेंट्स जो है भेजी जाती है। तो मकसद उनका यही होता है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे हमारा और डेटा, जिस तरह बड़े तौर पे हमने देखा था दुनिया में, फेसबुक पे कैम्ब्रिज एनालिटिका लीक हुई थी जिसमें प्रोफाइल्स, तो आप जो कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया कंपनी उसको ट्रैक कर रही होती है और उसके मुताबिक आपका प्रोफाइल बना रही होती है और उस प्रोफाइल के मुताबिक आपको एड्स नजर आते हैं। तो आप अगर नोटिस करें तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो एड्स आपके पेज पे आ रहे होते हैं वो सारे ऐसे एड्स होते हैं जो आपसे रेलेवेंट होते हैं। आपको कोई चीज चाहिए होगी या कोई चीज आपको पसंद होगी, वही आपको एड्स में नजर आएगी। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आपका एक प्रोफाइल बना रहे हैं और उसके मुताबिक जो है आपको चीजें एडवर्टाइज करें। तो डेटा की इस किस्म की जो है बहुत ज़्यादा फ़वायद है। पहले तो टीवी पे ऐड ज़्यादा आते थे, बिलबोर्ड्स पे आते थे, वो अभी भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया पे है, इस वजह से कि वहाँ पे उनके पास आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। बिल्कुल ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे, सोच समझ कर क्लिक कीजिए, और आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल्स में, आपके गैजेट्स में वायरस भी वहाँ से आ रहे होते हैं। हर चीज़ को क्लिक मत किया करें। बुजुर्ग अफराद ज़्यादा ये गलती वैसे कर रहे होते हैं कि वो हर चीज़ को करते हैं, उनके मोबाइल्स भी फिर उनको तंग कर रहे होते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको भी इतनी समझ नहीं होती, बच्चे फिर हर चीज़ पे क्लिक कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और अपनी ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम तरीन रिमार्क्स की। थर में सब अल्लाह के सहारे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद थर में सेहत की अदम सहूलियात पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत के केस की समाअत हुई और अदालत ने सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि थर में अस्पताल सिर्फ कागज़ों में बन रहे हैं। थर के लोगों और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल डिसकनेक्शन है। हाँ जी, सारे मिनिस्टर महंगे अस्पतालों से इलाज कराते हैं, बच्चे मर जाते हैं, कभी किसी को कोई परवाह नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से मुकालमा किया कि सब सरकारी अफसरान जाएं, थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में सरकारी ज़मीन से कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया और कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सिंध में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक भी केस की समाअत। बिल्कुल, हमजा और चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हमें कहानियां सुना रहे हैं, आप मुंशी या बाबू नहीं हो। जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि सिंध की आधी से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जे हैं, आप कोनों से तस्वीर लेकर आ गए हैं, ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। चीफ जस्टिस ने फिर ये भी कहा कि आधे कराची पर कब्जा है और 15-15, 20-20 मंजिला जो इमारतें हैं वो सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई हैं। अच्छा, ये वैसे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर चार्जशीट है, खासतौर पे हम सेहत के मामले को देखें। हम बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
बड़े मतलब के इजहार नाराज़ी वाले रिमार्क्स हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। मिनिस्टर्स अपने इलाज या फैमिलीज़ के इलाज तो बाहर से करवा लेते हैं, थर में जाकर अस्पतालों में कोई इलाज करवा सकता है। सर क्या जवाब है सिंध गवर्नमेंट के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं रिमार्क्स के ऊपर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान ने क्या कुछ कहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि थर के अंदर जो गुज़िश्ता कुछ चंद दिनों मतलब ख़ास तौर पर अब 2014 के बाद की मैं इंटरवेंशन आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं आइडियल कंडीशन तो किसी पाकिस्तान के क्या दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास हेल्थ की सहूलतें उस आइडियल लेवल पर हों कि जहाँ पर आप फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आपके पास वही स्ट्रीम हो। लेकिन एक बात तो इम्पॉर्टेंट है, देखें रूट कॉजेज होते हैं। अब मेल न्यूट्रिशन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है जो जहाँ से ये सारा इशू बढ़ता है, अब देखें आपने 11-12 दफ़ा 2014 से लेकर आज तक आपने मुख्तलिफ औकात के अंदर कहत की सूरत हाल थी या मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए आपने वीट डिस्ट्रीब्यूट किए, हर गांव के हर घर को वहां तक पहुंचा के दिए। नंबर एक बात ये तो आपने एक किया। नंबर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सर, जो ये तमाम मेल न्यूट्रिशन ये बीमारियां जो आती हैं उसकी जो सोर्स है वो है आपका कंटेमिनेटेड वाटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, जब तक आपके पास पानी प्रॉपर कंटेमिनेटेड पानी होगा, आप बेशक अच्छा खाना देंगे भी सही, लेकिन वो कंटेमिनेटेड वाटर में ही अगर कुक होगा तो मेल न्यूट्रिशन तो आप यू कांट एड्रेस इट। ठीक है, अब आपके पास जो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें हो रही हैं। नंबर एक बात कि आपने हेल्थ फैसिलिटीज, जैसे आपने कहा हेल्थ फैसिलिटीज में तो आपने DHQs के लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर तक आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फिजिकली डेवलप कर दिए, आपने वहां पर इक्विपमेंट भी पहुंचा दिया, सारी चीजें होगी। अब नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात सर कि आपने वाटर सप्लाई को एड्रेस करने के लिए जो पानी, मीठा पानी गांव में लोगों को मेल न्यूट्रिशन कम हो, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने अचरोथर मतलब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का जो डेजर्ट है वहां से लेकर फिर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का डेजर्ट से लेकर फिर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के डेजर्ट में आपने जो है वो तकरीबन रफली जो है वो मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास 800 के करीब है, लेकिन ये थोड़ी सी बढ़ के है, लेकिन 800 किलोमीटर ज्यादा आपने। सुमरा साहब, आपकी हर बात को हम मिनो अन कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेश की गई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये अहम रिमार्क्स दिए कि सिर्फ कागजों में अस्पताल बन रहे हैं। क्यों हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात पर कायल नहीं कर पा रहे कि वाकई ये सारा काम जो आप हमें बता रहे हैं ये हुआ है? उन्होंने तो रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मैं जो है ना वो उसका जो सबसे बुनियादी जो मैं ऑनरेबल जजेस को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप मेरे 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान बन के आए, आपकी कैमरा टीम आए सर, और हम किसी को नहीं बताएंगे या आप किसी को ना बताएं, और मैं आपको जो हमने इंटरवेंशंस किए हैं डिस्पेंसरी लेवल पर, जिसमें हमने कम्युनिटी मिडवाइफ को स्ट्रेंथ किया है, हमने लेडी हेल्थ वर्कर को स्ट्रेंथ किया है सर। उसमें द डे द मदर कंसीव्स की एंटीनेंटल केयर से लेकर आपकी पोस्टनेंटल केयर, फिर आपकी इम्यूनाइजेशन, अब ये 2.5-3 साल के अंदर ये हमने इस तरह की डिस्पेंसरीज क्लस्टर किए हैं सर। आप वहाँ जाके उन डिस्पेंसरीज में आप अगर आज कराची में बच्चा शायद 6 पाउंड का पैदा ना होता हो, लेकिन वो जो डिस्पेंसरीज जिसको मैं कह रहा हूँ ये कोई आसान नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर 6 पाउंड का बच्चा पैदा हो रहा है और माशाल्लाह वहाँ पर जितनी डिलीवरीज क्लस्टर बेस्ड डिस्पेंसरीज हैं। अब हम उसको 1000 डेज प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से उसको रिकॉग्नाइज किया, और इनफैक्ट वो दुनिया के और ममालिक में, लेकिन हम अगर देखें थरपारकर की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर सूरत हाल सेहत की कुछ अच्छी नहीं है, और वहाँ पर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, तो वो जो हो सकती हैं वो कौन करेगा? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो पानी है। अब उसके ऊपर हमने 800 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन, आपकी रिवर इंडस का पानी उन गाँव में है, जहाँ हर गांव के अंदर टैंक बना हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, वहाँ पानी रोज जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमने RO प्लांट्स लगाए। अब RO प्लांट्स के अंदर जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि RO प्लांट फंक्शन नहीं है, यकीनन उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसकी वजह ये है सर कि RO प्लांट्स के अंदर
आप हर गांव में मेंटेन होना भी एक चैलेंज है। वहां पर आपके पास ये सारे बहुत सारे उसमें सोलर पावर्ड हैं, बहुत सारे उसमें डीजल जनरेटर बेस्ड है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और तो वहां पर वो जो चैलेंजेस हैं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है वहां पर ये आरओ प्लांट्स अभी भी फंक्शन हो रहे हैं और माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर हमने अभी दोबारा से उसको हमने किसी और कंपनी को काम दिया है कि वो उसको जाके करें। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, मैं डिनाई नहीं करता, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करेंगे सर, हमने हर तरह से हमारे पास अब जो वहाँ डॉक्टर सर जॉब करता है या इवन पैरामेडिक या इवन स्टाफ नर्स या इवन चौकीदार जो थर के अंदर ठीक है। कासिम समरो साहब, बहुत आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम कराची के इश्यूज पर बात कर रहे थे। दूसरा इशू, एक इशू पे तो बात की जो सेहत के हवाले से अहम कमेंट्स थे, दूसरा एक और भी इशू था कि जिसके ऊपर सिंध की आधी जो ज़मीन है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि उस पर कब्जा हुआ है। और अगर हम बात करें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में सरकारी ज़मीन से कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने बिल्कुल ऐसी इसी सारे हम मामले पे बात करेंगे। पीटीआई के कराची के एमएनए हैं आलमगीर खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आलमगीर खान साहब। अगर हम बात करें कराची की तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्ती बरती जा रही है। इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? और देखिए, मेरी नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त काम कर रहा है, यकीनन वो इश्यूज़ की निशानदही भी होती, वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो पब्लिक से जुड़े हुए, लेकिन ये आधा अधूरा इंसाफ है। इंसाफ की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन आधा इंसाफ है कि आप बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं जो इलीगल बनी हुई है, लेकिन आप साथ उन लोगों को भी तो लटकाएं जिनके अप्रूवल से, जिनके दस्तखत से, जिनके ओहदे पर बैठने से ये सारे काम हुए थे, ताकि ये सिलसिला आगे ना हो। आप पिछली किए हुई गलत बिल्डिंग्स तो गिरा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त बन रही हैं, इस वक्त मेरे हलके में इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप उनको तो रोकथाम करें, आप उन पर तो जो ओहदेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपने हलके में जो इलीगल बिल्डिंग्स बनती या मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी होती, मैं जाके मुताल्लिका इदारे में कंप्लेन करता हूं, तो पहले अगर जो मकामी एक्शन होता उसकी रिश्वत 1 लाख रुपए होती, एमएनए की कंप्लेन यानी मेरी कंप्लेन के बाद वो 10 लाख पे रिश्वत चली जाती। और वो आगे से उस शहरी को कहते कि चूंकि एमएनए का प्रेशर है, एमएनए का यहाँ पे डंडा मौजूद है, तो इसलिए मुझे आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजीद रिश्वत दरकार है। तो ये सिलसिला तब बंद होगा जब चीफ जस्टिस साहब 2-4 लोगों को एक्सियन से लेके डीजी तक, एसबीसीए के डीजी तक 2-4 को मिसाल बनाएंगे और फिर ये सिलसिला आगे रुक जाएगा, आगे ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि अब फैसला दे दिया जाता, फैसले का एक नुक्ते उठाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती। भाई दूसरा नुक्ता तो देखो जो कॉम्पनसेशन वाला है, कॉम्पनसेशन तो जरूरी है उन लोगों को। अब शहर, मुझे बताएं, मेरे हलके में रेलवे की जमीन है, उस पे केडीए जो कराची का एक इदारा है जो उसने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट के जरिए स्कीम लॉन्च की है, वहां पे प्रॉपर लोग आए, उनको लीज की है जमीन। अब एक इदारा दूसरे इदारे की जमीन पे बाकायदा एडवर्टाइजमेंट के जरिए स्कीम लॉन्च करता और उसकी फिर वो लीज देता उसको। तो ठीक है आलमगीर खान साहब, ये जो इदारा जाती कब्जा है फिर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको हम इदारा जाती कब्जा ही कहेंगे कि इदारों ने दूसरे इदारों की या डिपार्टमेंट्स ने दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो है ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, तो इसका फिर हल क्या होगा? इनके जो मतलब कि जो ये लोग कर रहे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनका तयन इतना मुश्किल क्यों होता चला जा रहा है? उनका तयन नहीं हो पाता, ये पता लग जाता है कि ये ज़मीन है, इसको, ये बिल्डिंग है, इसको गिरा दिया जाए। देखिए, तयन बड़ा आसान है। जो उस वक्त उन इदारों के सरबराहान थे उनको आप पकड़े, और जिस मिनिस्टर के नीचे ये इदारे हैं, एक ही मिनिस्टर है सिंध में, वजीर बल्दियात, वजीर बल्दियात के नीचे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपका केएमसी, डीएमसी, केडीए, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब उसके नीचे, और फिर रेवेन्यू बोर्ड वो सीएम सिंध के नीचे आता है।
रेवेन्यू बोर्ड ने केडीए की लीज शुदा सेक्टर्स के ऊपर जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर कब्जे करा दिए, उसके ऊपर लोगों को लाके बसा दिया है और स्टाम्प पेपर पे इलीगल तरीके से उस जमीन की खरीदो फरोख्त होती। और जो लीज जो अलॉटीज है केडीए के, वो बेचारे दर बदर फिर रहे, उनके कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने पैसे जमा कराए हुए, हक हलाल के पैसे थे उनके, और उनकी जमीनों पे सिंध के इदारे ने कब्जा करवा दिया। तो ये कराची में इस वक्त बहुत आम है ये काम। और ये मैं क्यों बार बार कहता हूं कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता। मुझे बताएं आप, मैं या कोई भी एक शरीफ इंसान वो एक जुग्गी बना के दिखा दे शहर में, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर वो मुतालका इदारे का अफसर आएगा और आपको रोक देगा। लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते, ये लोग एम्यूनिटी प्लॉट्स पर, वेलफेयर रिफाई प्लॉट्स पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बना देते, कोई पूछने वाला नहीं होता। जिम्मेदारों का तयन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे, जब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं होगा, उनको सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ये इस जो गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुज़ात हैं, इनका ख़त्म करना एक ख्वाब ही रह जाएगा, बिल्कुल मुश्किल भी होगा। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है, जबकि मौशी तरक्की की शरह की अगर बात करें तो 4 से 5% रहने की तवक्को है। हाँ जी, और स्टेट बैंक ने माली साल 21-22 की सालाना मुआशी जायज़ा रिपोर्ट भी जारी की है। और स्टेट बैंक का कहना है कि तरक्की की मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखने और बेहतर बनाने के लिए रुकावटों को भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रुकावटों में अहम फसलों, खासतौर पर कपास की पैदावार में मुसलसल कमी भी शामिल है। बिल्कुल, इसी सारी सूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुज़म्मिल साहब। अगर हम बात करें मरकज़ी बैंक की, तो पाकिस्तान की शरह नमू 5% तक कह रहा है कि है, लेकिन दीगर आलमी इदारे इससे कम देख रहे हैं। आपके ख्याल में कितनी शरह नमू का इम्कान है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है एक साल के बाद जो है सबको पता लगता है कि उसकी असल सूरत हाल क्या है। और दुनिया में जो अब जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है हर जो है सेमाई यानी 3 महीने बाद उसकी डायरेक्शन आती है। तो सबके अंदाजे होते हैं एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स आ रही होती हैं कि वो क्रॉप्स किस तरह आ रही हैं। फिर जो महीने के महीने हमारा इंडस्ट्री का डाटा आता है, सब उसको देख रहे होते हैं। तो स्टेट बैंक 4 से 5% कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मेरा इदारा है वो 4.8% कह रहा है। हमें लगता है कि उससे भी हम ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, आलमी इदारे शुक्र है 4 पे आ गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल वो 1 कह रहे थे और फिर वो खुद 4 पर आ गए। तो बेसिकली ये सारा अंदाजे का वो है एक मोमेंटम जो हमें दिखा रहा है, जो टैक्स के नंबर दिखा रहे हैं वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम 5% की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है कि थोड़ी सी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। कोरोना के वक्त जो बिल्कुल हमने एक आसान शराइत पे कर्जे और हुकूमत ने फैसिलिटी की थी, उसको हम विड्रॉ करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब जो हमारा दरामदी बिल है वो बहुत बढ़ गया और करेंसी पे भी बहुत प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी रफ्तार से ज्यादा हम भाग रहे हैं तो हमारा सांस फूल रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा स्लो डाउन होगा और हम डिस्करेज करेंगे कंजम्पशन को, लेकिन हम इनकरेज करेंगे पैदावार को और बरामद को और ज़राअत को, ये तमाम। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, अभी मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक तो इसको एड्रेस कर दीजिएगा। दूसरा, मिनी बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि नए टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं, ये जो एग्जेम्पशंस दी हुई थी उनको हटाया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा। ये इन दोनों बयानात पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। देखें, पहली बात तो मिनी बजट का आपने बहुत अच्छा किया, जिक्र किया। मिनी बजट पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम का हिस्सा था। मैं कह रहा हूँ अगर इसहाक डार साहब की आप 5 साल देख लें तो उसमें हर साल उन्होंने मिनी बजट दिया। ठीक है, पहले भी हुआ। अच्छा, इस हुकूमत को पहले साल तो आते ही मिनी बजट इसलिए देना पड़ा क्योंकि बजट इनको देना चाहिए था, वो पिछली हुकूमत दे गई अपनी इलेक्शन के चक्कर। तो उसके बाद 2 साल जो है मुसलसल जो है मीडिया की तरह अभी मिनी बजट आएगा, मिनी बजट आएगा। कोरोना के साल में भी हमने मिनी बजट नहीं दिया, हालांकि कितना सख्त साल। तो ये अब जो हम मिनी बजट देने जा रहे हैं, ये जो मुशीर खजाना ने बात बड़ी अच्छी की है। माजी में मिनी बजट दिया जाता था जब आप अपने टैक्स अहदाफ से पीछे रहते थे और आप नए टैक्सेस लगाने जाते थे।
अब तो हम माशाल्लाह अपने टैक्स एहदाफ से 225 अरब रुपए 4 माह में ज्यादा है। ये जब से मैं मईशत कवर कर रहा हूँ 17-18 साल से ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये हम टैक्स एहदाफ से ज्यादा है, क्योंकि IMF के साथ कुछ माजी में वादे किए हुए थे, जो अभी आपने खुद जिक्र कर दिया टैक्स एग्जेम्पशन का। तो वो जो है IMF कह रहा है कि यार आप वादा करते हो, भाग जाते हो और फिर आप पैसे ले लेते हो। तो ये हमारी बड़ी एक शर्मिंदगी भी है हमारे लिए। और मेरा अपना ख्याल ये कि लॉन्ग टर्म में बेहतर भी है कि ये जितनी टैक्स एग्जेम्पशन है इसको खत्म किया जाए। क्यों हम मुराद याफ्ता लोगों को मुराद दे रहे हैं और आम आदमी पे जो है उसका असर। तो वो जो है इसको जो है इस मिनी बजट को आप इसको मिनी बजट कह लें, फाइनेंस बिल कह लें, तो ये हमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, हम उन चीजों को सीधा करने जा रहे हैं। और एक दूसरी चीज जो स्टेट बैंक का भी बिल है वो भी साथ आ जाएगा इसके, इसलिए भी वो जरूरी है। ओके ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे और इस बात की वो तौसीक भी कर रहे थे जो मुशीर खजाना साहब कह रहे थे कि वाकई हमने, क्योंकि पहले कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी IMF के साथ, और IMF का ये कहना है कि आप कमिटमेंट करते हैं लेकिन फिर आप इस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो अब जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। जिन लोगों को मुराद दी हुई थी उनसे मुराद वापस ले ली जाएंगी। आम आदमी के ऊपर कोई टैक्स उस तरह से नहीं लगाया जाएगा, उसका बोझ नहीं डाला जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे जैतून की, और जैतून का जो फल है वो अपनी ग़िज़ाई और अद्वियाती अहमियत के पेश नज़र एक अतिय खुदाबंदी अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। और जैतून के दरख्त की अगर बात करें तो उम्र उसकी जो होती है वो लगभग कहा जाता है कि 1000 साल से ज़ायद भी हो सकती है। हाँ जी, और इस कदीम पौधे की जो हिफाजत है और उसके देरीना फ़वाइद हैं उनको बरकरार रखने की गरज से आज जैतून के दरख्त का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारे मुल्क कर रहे हैं इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, और वैसे भी बात इस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज खुसूसी तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जैतून के तेल की मांग 21-25 लाख टन बताई जाती है, जिसमें से तकरीबन 60% मिकदार मुख्तलिफ ममालिक से हम दरामद करते हैं। अच्छा हमजा, लेकिन माहिरीन के मुताबिक मुल्क की अगर हम बात करें तो बारानी बेल्ट जो है तकरीबन 31 लाख अगर हम बात करें तो हेक्टर्स रकबे पर मुहित है, जो कि जैतून की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मौजू इलाका है। लेकिन अगर हम बात करें हिस्पानिया की तो उधर से जैतून की जो काश्त वाले इलाके हैं उधर से 33% से ज़्यादा रकबा है ये। और इन अदाद-ओ-शुमार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इस शोबे में कितना आगे जा सकता है, कितनी तरक्की कर सकते हैं, हम कितनी ज़्यादा जैतून की काश्त कर सकते हैं, और फ़ायदा हमें जो है इसका फिर हमें लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा मिल रहा है। और ये वो सरमायाकारी है जिसका रिटर्न सदियों तक वतन अजीज़ को मिलता रहेगा। लिहाजा इस जानिब हमें तरजीही बुनियादों पर तवज्जो देना होगी ताकि मुल्क को मौशी और ग़िज़ाई एतबार से इस कुदरती नेमत से भरपूर इस्तिफ़ादे के काबिल भी बनाया जा सके। लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं जैतून के? और दरख्त के तो फ़ायदे हैं ही ना हम लोगों को लॉन्ग टर्म, लेकिन इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्थ को कितना ये अच्छा हमें रख सकती है, हमें सेहतमंद रख सकती है। हम इसी पर बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाई ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ैनब। हमें बताइए कि जैतून के फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों जैतून को खाएँ? जैतून इट्सेल्फ जो है वो एक पावर पैक है कि अगर हम उसको कंज्यूम करें तो हम प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्सेज ले सकते हैं। विटामिन्स के साथ भरपूर है, सिर्फ एक विटामिन नहीं है इसमें, विटामिन A, B, D, E के सारे विटामिन्स का ये पावर पैक है। और अगर हम बात करें जैसे आप कह रहे थे जैतून के पौधे को प्रिजर्व करना, तो जैतून ही नहीं सिर्फ उसके जो पत्ते हैं वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि पूरे का पूरा दरख्त जो है हम उससे ही फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। अब अगर जैतून की बात करें कि वो स्पेसिफ़िकली किस लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम अगर देखें अपनी डेली लाइफ में तो हम हर चीज़ में ऑयल डालना बहुत पसंद करते हैं। ऑयल हमारी बॉडी में जाके क्या नुकसान दे रहा है, हम उसकी बजाय ये प्रेफर करते हैं कि हम उसके टेस्ट को जो है वो मेंटेन रखें, टेस्ट हमारा अच्छा हो। अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल 2 तरह का मार्केट में मिलता है, एक वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब हमें ये नहीं पता वर्जिन किस लिए है और एक्स्ट्रा वर्जिन किस लिए है। वर्जिन जो है वो हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको ओवर हीट करने से उसकी जो डीनेचरेशन है वो नहीं होती, वो ठीक रहता है, अपने जो उसका एक जो टेक्सचर है उसमें रहता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो है कच्चा खाने के लिए, जो सैलड ड्रेसिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर से सालन में डालने के लिए। अक्सर हमने सुना होगा रोटी पे डाल के खाओ, लेकिन
हम वो वर्जिन भी ले रहे होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। अब जो हम खाने में डाल रहे हैं हम उसमें 1 टेबल स्पून अगर यूज़ करें ऑलिव ऑयल का तो हम बहुत अच्छा ही पूरी जो अपना एक मील है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं उससे भी। ये हमारी आर्टरीज़ को खोलने में मदद करता है। जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, दिल के अमराज से वो गुजरते हैं, इवन एक रिसर्च ये भी है कि एक आदमी का उसमें उन्होंने वो एनालिसिस बताया हुआ था कि उसको हार्ट अटैक जो था वो वेरी ऑफन होता था, लाइक पेन होती थी लेकिन जो है वो हॉस्पिटल जाना या वो चीज़ बहुत कॉमन नहीं थी। उसने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया। सुबह उठते ही आधी चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल खाली पेट कंज्यूम करता था। उसकी दिल की बीमारी सिर्फ इस वजह से ठीक हो गई और वो बिल्कुल जो है उसके टेस्ट नॉर्मल हो गए। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हमने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो बड़ा ज़रूरी है। लोग इसको इस्तेमाल करेंगे गरम करके, सर्दियाँ इसको गरम कर लो, इस तरह कर लो, नहीं, जो उसकी फॉर्म है उसको उसी में कंज्यूम करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रात को गर्म दूध में आधा चम्मच का इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन से बहुत जल्दी रिलीव मिल जाएगा। कह लें कि हर बीमारी जो है उसका लिंक कहीं ना कहीं जाके ऑलिव ऑयल से हम जोड़ सकते हैं। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, बेनिफिट है। वेट लॉस करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इवन वेट गेन में हम ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में इस्तेमाल अगर कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए कहा, लेकिन वही बंदा जो है वो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, बेसिकली उसका टेक्सचर क्या है हमारी बॉडी में जा रहा है, इंटेस्टाइन को सॉफ्टन कर रहा है और जो है वो हमें ठीक कर रहा है। फाइबर कंटेंट जो है हमारी बॉडी का उसको बॉडी से निकालने में बड़ी अच्छी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां जो हैं उनको ये ठीक करता है। फिर उसके बाद लोग इसको क्यों नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि हम उसको फैंसी डाइट्स में ले जाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ ये बहुत महंगा है, महंगा नो डाउट है, लेकिन उसके कंजम्पशन को हम नॉर्मलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। दिन में 1 बार इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 बार कर लें, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। हम लोग जो है ना अपना घूमना फिरना, अपने आउटिंग्स पे पैसे लगाने को रेडी होते हैं, लेकिन हेल्थ पे हमें इन्वेस्ट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, हम उसके लिए रेडी नहीं होते। अब ऑलिव ऑयल के पत्तों की मैंने बात की तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। उसको हम कहवे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको क्रश करके, सुखा के क्रश करके इस्तेमाल कर लें। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ले लें, उसको ऊपर फ़वाइद सेम है। फ़वाइद सेम है। अच्छा। अब कुछ लोग को यही बात है ना कि महंगे और सस्ते में जाएं तो वो चीज़ एक सस्ती अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे में जब हम जाते हैं तो हम उसको लेना बहुत इजी फील करते हैं, क्योंकि चाय से रिप्लेस कर देते हैं, हम उसको ग्रीन टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो कंजम्पशन इजी होती है। कदरे ऑलिव्स को हम जो है वो पसंद करते हैं, या तो हम पास्तास पे डाल के खाएं, क्योंकि हमने उनको बड़ा स्पेसिफिक कर दिया हुआ है। अब अगर तो आप खा सकते हैं तो हर खाने के साथ कोशिश करनी चाहिए कि 1 ऑलिव आप लाजमी खा लें। चाहे वो ग्रीन है और ब्लैक है, दोनों हो सकते हैं यूज़। अब ग्रीन और ब्लैक में दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जो ब्लैक है वो पूरा पक के दरख्त से उतारा जाता है, जो ग्रीन है उसको कच्चा ही उतार लिया जाता है। लेकिन दोनों के फ़ायदे अगर हम देखें तो वो भी बहुत हैं और दोनों ही बॉडी के लिए बड़े मुफीद हैं, इसलिए दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपने कम से कम तो हमें बताया ना कि कम से कम 3 दफ़ा जो है आप हफ्ते के अंदर इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का भी बताइए कि ये ना हो कि हम बस इस्तेमाल करते चले जाएँ और उससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। असल में जब हमें एक चीज़ याद आ जाती है ना तो हम उसके एक्सेस के पीछे चले जाते हैं। ऑलिव्स खाने बैठे हैं, 10 से 15 खा लेंगे, नहीं पता चलेगा। एक टाइम पे मैक्सिमम 3 से 4 और पूरे दिन में बाकी फिर नहीं कंज्यूम करेंगे। लाइक पूरे दिन का जो है अगर खाने में यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4, अगर खाना पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून जो है वो यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये बात आती है कि स्पाइसेस के साथ इंटरेक्ट करके उसका टेस्ट तो नहीं चेंज होता, उसके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स तो नहीं चेंज होते। नहीं, बॉडी पे इफ़ेक्ट्स नहीं चेंज होते, बल्कि अगर हम कलवंजी के साथ बात करें तो कलवंजी और ऑलिव ऑयल को अगर हम स्टोर करके रखें और उसको इस्तेमाल करें तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमारी बॉडी को मिलते हैं। वही दिल के अमराज जो है वो ख़त्म होते हैं, डायबिटीज़ में अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मैनेज करता है। ऑलिव ऑयल में बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करने में बड़ा अच्छा हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, अगर हम बच्चों की बात करें तो हम जिस तरह से हम ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल तो बड़े करें, तो हम क्या बच्चों में भी कर सकते हैं? और दूसरा ये हम ऑलिव अगर जैसे हम खा रहे हैं सैलेड के साथ तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, और किस क्वांटिटी में दे सकते हैं?
बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बल्कि बच्चों को लाजमी तौर पे देना चाहिए कि बचपन से ही वो आदतें जो बिल्ड हो रही हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलती हैं। बच्चों में क्वांटिटी आप मैक्सिमम दिन में 1 या 1.5 रख लें, 1.5, इससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो बड़े ओवर एक्साइटेड होते हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, इसलिए उनके आगे ही उतनी चीज़ रखें जितनी वो उसको कंज्यूम कर सके। सिर्फ सैलड्स तक हमें ऑलिव्स को महदूद नहीं रखना चाहिए, हमें खाने के साथ रोटी में अगर हम सैंडविचेस बना रहे हैं उसमें डाल दें। अगर बच्चा नहीं लेना पसंद कर रहा, छोटे छोटे चॉप करके दे दें, किसी भी फॉर्म में बच्चे को सिर्फ उसका एक दफ़ा टेस्ट लग जाएगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम खुद डिमांड करके मांगेगा कि वो क्या था। हम सॉस अगर बना रहे हैं तो सॉस के अंदर ही अगर उसको कुक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कुक हो गई है सॉस, खाना पक गया है, उसके ऊपर से ऑलिव्स को जो है वो डाल के रख दें ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए और अपना टेस्ट और अरोमा जो है वो खाने में दे दें। अच्छा, इस तरह के भी कुछ हैं पेशेंट्स या कुछ लोग जिनको जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या खाना नहीं चाहिए, या सब के लिए? सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून तो वो चीज़ है जिसका कुरान पाक में जिक्र इतनी बार हुआ है, 7 बार तकरीबन जो है वो कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। तो जब कुरान पाक कह रहे हैं तो हम उसको किस तरह से डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बाकी लोग जो हैं कहते हैं कि जी कि मसाज भी करना चाहिए अगर आपको मतलब कि हड्डियों में तकलीफ है तो ऑलिव ऑयल से, तो वो क्या वाकई फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, वो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम देखें एक्सटर्नली एक चीज़ हम अपनी बॉडी में देते हैं और एक इंटरनली देते हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने आज तक सुना होगा बालों में लगाओ, बॉडी में लगाओ, और वाकई ही इनके फ़ायदे हैं। बाल को मोटा करने में जो ऑलिव ऑयल हेल्प करता है वो और कोई चीज़ नहीं करती। लेकिन इसमें मसला ये आता है सूट करना। अब कई लोग होते हैं जो इसके एलर्जिक होते हैं, सर में दर्द होना, और वो कहते हैं कि सर में दर्द होती है। सर में दर्द क्यों होती है? ऑलिव ऑयल की तासीर थोड़ी गर्म होती है। जब उस गर्म को लगा के हम लोग ठंड में जाएंगे तो वो सर दर्द का बायस ही बनेगी। अगर हम उसका मसाज करके उसको प्रॉपर ऊपर से कवर करें अपने सर को, तो वो बाल लंबे करने में, बाल मोटे करने में, और इवन काला रखने में, जो इंसान डेली बेसिस पे या अपनी लाइफ में यूज़ करता रहता है, उसके बालों को जो वाइट होना है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हड्डियों में तकलीफ़ की अगर बात की जाए तो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हम खाने में इस्तेमाल करें तो भी ठीक रखता है, अगर बाहर से अप्लाई करें तो भी हड्डियों की जो फ्रिक्शन एक जो प्रोड्यूस होती है उसको ख़त्म करता है। हड्डियों की इवन जो मिख है उसको सिक्योर करके रखने में बड़ी हेल्प करता है हमारी। अच्छा, ठीक है ज़ैनब, आपने गर्म तासीर की बात की, वैसे आप लोग मानते नहीं हैं, मानते नहीं ठंडा गर्म। अच्छा, तो ये ठंडे गर्म की तासीर इसमें आप एक तो मान रही हैं कि है, दूसरा ये कि लोगों का फिर इसी वजह से ये कहना हो जाता है कि जी कि गर्मियों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। ठंडे तासीर गर्म की तासीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि साइंस उस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देखें तो बुजुर्गों की बातें बहुत हद तक सही होती हैं, गलत नहीं होती। अगर हम उनको देखें तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट हम पे दे रही होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते या उसके साइंस लेना खुद नहीं चाह रहे होते। हम इस चीज़ में बड़े मीन है ना, जो हमारा अपना दिल कर रहा हो हम वो ले लेते हैं, जो ना कर रहा हो वो नहीं लेते होते। अब गर्मियों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अब नट्स का इस्तेमाल क्या हम गर्मियों में छोड़ देते हैं? हम ज़रूर करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उस फैट की ज़रूरत है। ऐसे ही जो ऑलिव ऑयल हमें फ़ैट दे रहा है उस फैट की हमें ज़रूरत है। हमें गर्मियाँ सर्दियाँ उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी जो है उसको वेरी कर लेना चाहिए। सर्दियों में अगर हम 1 टीस्पून इस्तेमाल करें तो गर्मियों में आधा टीस्पून इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करना जो है वो बड़ा लाजमी हो जाता है। अब ऑलिव ऑयल को जैसे मैंने कहा कि हड्डियों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया है हमने, तो उसकी गर्माइश को फिर सिक्योर भी करना है ना। खा रहे हैं, हमारी बॉडी को जो गर्म चीज़ जाके सेफ रखती है, हमारी गट हेल्थ गर्म चीज़ से ज़्यादा ठीक रहती है, ठंडी चीज़ जो है वो उसको ख़राब करती है। ऑलिव ऑयल ने जाके उसको मेंटेन भी तो किया है ना, उसको ठीक रखा है। गर्मियों में हम हर चीज़ ठंडी ले रहे हैं, ठंडा पानी, ठंडी हर चीज़, तो अब कुछ गर्म भी चाहिए जो उसको सिक्योर करे। ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा हमें बता रही थी कि जैतून की अहमियत क्या है, किस मिकदार में हम उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर लेकर आएँ, और हमें गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को भी इसकी आदत बचपन से ही डाल देनी चाहिए है। हम आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त पहला टेस्ट मैच इकरा जारी है और 65 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट भी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग की है और 4 मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने 4 विकेट्स लिए।
ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 4 मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने 4 विकेट्स लिए हैं, ताकि मतलब इसमें ये हो गया कि सब आगे हसन अली ने लिया और ने भी लिया, साजिद ने भी लिया, एग्जैक्टली, और साथ ये विकेट्स इस तरीके से आ रही हैं। और वैसे जिस तरह से बात करें हमजा कि टेस्ट सीरीज में अगर हम पाकिस्तान का देखें और बांग्लादेश से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जो है उनसे बेहतर जो है वो कर रहा होता है, एग्जैक्टली। तो वो अब नजर भी आ रहा है, जब मैच जारी है तो उसमें पता भी लग रहा है कि पाकिस्तान अच्छा। विकेट के हवाले से भी जानना है कि विकेट कैसी है, कितना स्कोर जो है इस पे बेहतर होगा, फिर दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान की होगी, चौथी इनिंग्स में ये पिच कैसी हो जाएगी। माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले बताएं कि 4 आउट तो हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, आप विकेट कैसी देख रहे हैं कि ये चौथी इनिंग्स में जाके क्या करेगी? पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि चौथी बारी आई ना? जी हमजा, आपको भी सुबह खैर। देखें अभी पहला सेशन चल रहा है टेस्ट मैच का, जिस तरह विकेट बिहेव कर रही है साजिद, हालांकि फिंगर स्पिनर हैं, उनकी गेंद भी ब्रेक हो रही है, थोड़ी बहुत ब्रेक नुमान अली भी करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कम से कम स्कोर पे महदूद रखे बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में और अच्छी लीड ले ले, ताकि चौथी इनिंग्स की नौबत ना आए, क्योंकि लग ये रहा है कि ये विकेट जाके आगे खराब होगी और चौथी इनिंग्स में अगर कहीं 150 रन भी बनाने पड़ गए तो फिर मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त बांग्लादेश की टीम की ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देख लें T20 मैचेस में भी और पिछले जो उनके इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज थी उनकी T20, उसमें उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी। ये टीम बिखरी हुई टीम है, जिसमें शकीबुल हसन हमें नजर नहीं आ रहे, जिसमें हमें तमीम इकबाल नजर नहीं आ रहे, तो मेरा ख्याल कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर बहुत बेहतर है बांग्लादेश। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से हम अगर बात करें प्लेइंग 11 की, जो कि हमने टेस्ट मैच के लिए हमने जो है सिलेक्ट किया, आपके ख्याल में ये बैलेंस्ड है? और फिर हम मोहम्मद अब्बास की बात करें तो उनको ड्रॉप किया गया, उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? देखिए अब्बास का एक तो मसला है कि अब्बास की पेस में बड़ी तेजी से कमी आई है। अगर आप देखें कि वो 135 130 से नई गेंद से स्टार्ट करते हैं और बाद में वो 120 125 पर गेंद कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में अब्बास के मुकाबले में फहीम अशरफ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आज फहीम की स्पीड जो थी उस पर भी कमेंटेटर्स हैरत का इजहार कर रहे हैं कि फहीम जो 140 प्लस करवाते थे, अब वो भी 130 135 पर गेंद कर रहे हैं। इस पर टीम मैनेजमेंट को जरूर देखना चाहिए कि बॉलरों की स्पीड क्यों कम हो रही है। लेकिन जो आज एक मिस्ट्री सॉल्व हुई है, सॉल्व तो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा उससे अनफोल्ड करने की टीम मैनेजमेंट ने कोशिश की है कि बिलाखिर अब्दुल्ला शफीक को ग्राउंड में उतार दिया टेस्ट मैच के लिए, टेस्ट कैप उनको मिल गई। देखें मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हम गलत कह रहे हो, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस अब्दुल्ला शफीक की बताती हैं वो ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है कि हम इमामुल हक को बिठा दें और अब्दुल्ला शफीक को खिला दें। अगर कमजोर टीम है, हम तजर्बा करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में 2 फर्स्ट क्लास सेंचुरियों वाला अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, ठीक है, उसका डेब्यू करवा दिया। लेकिन कामरान गुलाम जिसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, कामरान गुलाम भी इस टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है। अगर किसी एक सीनियर को बिठाकर कामरान गुलाम के भी जख्मों पर मरहम रख दिया जाता तो कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन अब देखना है कि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट मैच तो खेल रहा है और बांग्लादेश की टीम भी उसको निस्बतन कमजोर हरीफ मिला है, तो आई होप कि वो हम सबको गलत साबित करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। बिल्कुल ठीक है। माजिद भट्टी साहब, आपको ये लग रहा है क्योंकि बाबर आजम की और इमामुल हक की खासी दोस्ती है, उसके चर्चे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और रमीज़ राजा साहब ने यही कहा था कि मैंने बाबर को समझाया है कि दोस्तियों को साइड पर रखकर फैसले करो, तो वो कहीं ये तासुर तो नहीं दे रहे कि मैं दोस्तियों को साइड पर रखकर फैसले कर रहा हूँ? देखें मैंने तो इमाम को भी बाहर कर दिया। देखें सुबह सुबह का टाइम है और जुमे का दिन है, तो अगर कोई सख्त बात कह देंगे तो लोग कहेंगे कि तल्ख बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में एक ग्रुप है जिसको कहते हैं कि रोटी ग्रुप। अच्छा। ये उस रोटी ग्रुप के मेंबर हैं इमामुल हक। लेकिन बहरहाल इमाम ने मेरा ख्याल में कोई 650 पौने 700 रन बनाए हैं। अभी जो कायदुद्दीन ट्रॉफी चल रही थी, आखिरी मैच में डबल सेंचुरी बनाकर वो बांग्लादेश की टीम में सिलेक्ट हुए। इमरान बट वो भी कायदुद्दीन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे।
इमरान बट जो है वो टीम में जगह नहीं बना सके। लेकिन बहरहाल अपने दोस्त को अगर बाहर बिठा रहे बाबर आजम और किसी हकदार को हक दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में अच्छी रिवायत है। और ये रोटी ग्रुप ठीक है, ऑफ द फील्ड कायम रहे, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है वो परफॉर्मेंसेस जो है वो बेटर होनी चाहिए। अच्छी बात है। कप्तानी आप कैसी देख रहे हैं? बाबर के अंदर कितना निखार आपने देखा है वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं, और फिर बाबर ने T20 में परफॉर्म नहीं किया, वो यही कह रहे थे कि अब जरूरी नहीं है कि हर सीरीज में ही मैं आपको स्कोर करता हुआ नजर आ रहा हूँ। हमजा, अगर आपको याद हो काफी महीने पहले की बात है जी, आप ही के किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बाबर आजम जिस तरह ढीले ढाले कम गो नजर आते हैं वो इस तरह के कप्तान नहीं है। वो अपनी बात भी मनवाते हैं, अपने फैसलों को भी मनवाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब टीम जीतना शुरू हुई है, खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप में जब हमने एक डिफरेंट बाबर आजम को देखा, तो आप देखें कि बाबर आजम ने हम सारे अपने जो क्रिटिक्स थे जिनमें मैं भी शामिल था, हम सबको गलत साबित किया है कि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस ले भी रहे प्लेयरों से, जहां डांट डपट करनी होती है डांट डपट भी कर रहे हैं। अब जब सिलेक्शन की बात आ रही थी T20 वर्ल्ड कप में, तो आपको पता है कि रमीज राजा कभी भी शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की सिलेक्शन के फेवर में नहीं थे, लेकिन बाबर आजम ने वहां चेयरमैन को कन्विंस किया। लेकिन चेयरमैन को भी आप क्रेडिट दें कि चेयरमैन ने भी कप्तान की बात मानी, उनकी पसंद का लड़का टीम में दिया और फिर उन लड़कों ने परफॉर्मेंस भी करके दी। तो बाबर आजम मेरे ख्याल में पिछले एक साल में जितना एक इम्प्रूव प्लेयर और इम्प्रूव कप्तान नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है। यकीनन अच्छा साइन। लेकिन भट्टी साहब, एक और बात, बाबर आजम ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब वो टेस्ट सीरीज के लिए उनका कि बैटिंग कोच है उनकी बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। आप समझते हैं कि वो इधर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या वाकई में उनकी कमी महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कॉमेंट किया। देखिए, ये आज के दौर में बहुत सारे कोचेस जो हैं वो टीम से मुंसलिक होते हैं। अदरवाइज अगर आप 92 वर्ल्ड कप देख लें, जिसका आज भी चर्चा है इतने सालों बाद, इमरान खान की कप्तानी में जब जीता, उस वक्त पाकिस्तान टीम का ना कोई बैटिंग कोच था ना बॉलिंग कोच था, बल्कि इंतखाब आलम मैनेजर कोच थे जी। तो बहरहाल कप्तान कह रहे हैं तो उनको देना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले तक तो हमने देखा कि मैथ्यू हेडन टीम के साथ थे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर अगर कप्तान कह रहे हैं और वाकई लड़कों को कोच की जरूरत है तो बैटिंग कोच टीम के साथ होना चाहिए। लेकिन आपके इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम है उसमें जो कोचेस की परफॉर्मेंस है, रमीज राजा खुद उसको क्रिटिसाइज करते रहे, मेरे ख्याल में वहां पर बहुत सीरियस काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी फैक्ट्री है जहां से प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान की ए टीमों में और पाकिस्तान की नेशनल टीम में। तो मेरे ख्याल में वहां पर कोचेस की अगर परफॉर्मेंसेस का जायजा लें। देखें, आज मैं आपको जाते जाते खबर भी दे जाऊं कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक न्यूजीलैंड के कोचेस के जो इंचार्ज थे, ग्रांट ब्रैडबर्न, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक था। उनकी खबर आई थी कि ग्रांट ब्रैडबर्न ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, रमीज राजा ने उनको बुलाया, he was asked to resign। तो देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि एक गोरे को बुला रहे हैं चेयरमैन या पीसीबी के लोग और कह रहे हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, हमें आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहुत अच्छा हो रहा है। रमीज राजा साहब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम हमेशा से गोरा कल्चर से मुतासिर होते हैं, चाहे गोरा कोच हो, गोरा प्लेयर हो या कोई किसी फॉरेन टीम का बोर्ड का मेंबर हो। आज आप देखें कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो भी पाकिस्तान आए, लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान को 2 इजाफी मैचेस दिए। फिर ग्रांट ब्रैडबर्न से रमीज राजा का इस्तीफा लेना ये अच्छा साइन है। लेकिन अगर और भी लोग जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और प्लेयर्स उन कोचेस की शिकायत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल उनको भी रुखसत करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक है। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। बांग्लादेश की बारी जारी है। जिस तरह की विकेट नज़र आ रही है, अगर पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर लिया, एक अच्छा स्कोर किया, लीड ले ली और चौथी बारी में ज़्यादा तो ज़्यादा स्कोर ना हुए या आई ही ना, पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा और इंशाल्लाह हम ये सीरीज अपने नाम करने ये थोड़ी सी आसान लग रही है, सीरीज आसान लग रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।